नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 306, उससे संबंधित 65 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ के रचयिता हैं। हिंदी भाषा का इतिहास जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग जो 1955 में बना था उसके प्रथम अध्यक्ष VG खेर थे। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है, यानी कब से आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है। यहीं से हिंदी का भी उद्भव होता है और हिंदी को भी आधुनिक आर्य भाषाओं में गिना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पुरानी हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने सबसे पहले पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले पुरानी हिंदी का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सूरदास की भाषा थी। सूरदास की भाषा कैसी थी आपको बताना है। तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, रीतिकालीन कविता की भाषा है। रीतिकालीन कविता की भाषा भी ब्रज भाषा ही है। पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, किसने भोजपुरी को कशिका नाम दिया है? खास करके बनारस के जो भोजपुरी है उसी कशिका नाम से जाना जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी को कशिका नाम दिया है। 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का विकास हुआ है। भोजपुरी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है आपको बताना है। यह जो ग्रंथ है यह उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सूफी कवियों की भाषा थी। सूफी कवियों की जो भाषा थी वो अवधी थी। अवधी भाषा में इनके द्वारा कविता लिखा गया है। आपको बता दें अवधी भाषा भी दो प्रकार की होती है। एक होता है संस्कृत निष्ठ अवधी और दूसरा है ठेठ अवधी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है। तो सूफी कवियों की जो भाषा थी वो ठेठ अवधी थी, जबकि तुलसीदास की जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ अवधी थी। तो 12वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ग्रंथ किसका है? किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है? तो यह जो ग्रंथ है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लिखी जाती थी। तो भोजपुरी पहले जो है कैथी लिपि में लिखी जाती है। इस समय देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, लेकिन पहले कैथी लिपि में लिखी जाती थी। तो सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संस्कृत है। तो संस्कृत एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारूपीय परिवार की भाषा है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन आर्य भाषा है? इसमें से कौन प्राचीन आर्य भाषा है? तो संस्कृत जो है प्राचीन आर्य भाषा है। बाकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों जो है मध्यकालीन आर्य भाषा है। और इनके अलावा हिंदी जो है आधुनिक आर्य भाषा है। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है अपभ्रंश के 3 रूपों से हुआ है। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी अपभ्रंश और तीसरा है
अर्धमागधी अपभ्रंश, तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या था, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी, तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यकाल की भाषा है। तो ब्रज और अवधी दोनों मध्यकाल की भाषा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी की किस बोली की प्रधानता है। तो आधुनिक काल में जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं वो खड़ी बोली ही है, आधुनिक काल में खड़ी बोली की ही प्रधानता है, तो डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा जो है राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध है, सॉरी दोस्तों, ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, तो 22वें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। तो खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं, ए ऑप्शन आपका 23वें का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ठ के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, 25वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के सरकारी क्रियाकलापों के लिए सरकार या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं। राजभाषा कहा जाता है, तो 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारतीय संविधान में राजभाषा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है, ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजभाषा के संबंध में सत्य है। पहला कथन है शासन द्वारा स्वीकृत भाषा, यह कथन सही है। दूसरा कथन है संविधान अथवा विधायिका द्वारा शासकीय कार्य हेतु स्वीकृत भाषा, यह भी कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, संसद में हिंदी प्रयोग किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संसद में हिंदी का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया गया है, ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य की राजभाषा को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत है, ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम का संसद द्वारा अधिनियमन कब हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम का संसद के द्वारा अधिनियमन 1963 ईस्वी में हुआ था, ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान ने किसे प्रदान किया है। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संघ को प्रदान किया गया है, डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची जो है प्रदान की गई है, वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं शामिल है, तो बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 350 में किया गया है, अनुच्छेद 350 ख में किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 348 में किया गया है, ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 344 में किया गया है, 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है। तो राजभाषा की संसदीय समिति जो होती है उसमें कुल 30 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया है? तो संसद के द्वारा राजभाषा संकल्प जो है 1968 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 में आया था, राजभाषा संकल्प 1968 में आया था। ये सभी जो है ठीक प्रकार से सुमेलित है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 210 में किया गया है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी की अधिकृत लिपि क्या है? तो हिंदी की अधिकृत लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन देवनागरी लिपि की विशेषता है? तो देवनागरी लिपि में एक वर्ण का एक ध्वनि संकेत होता है, शिरो रेखा पाई जाती है, मात्रा की व्यवस्था होती है। ये तीनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की ही विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 47 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सीमा है। देवनागरी लिपि की सीमा इसमें से कौन है? तो जटिलता, मुद्रण तथा टंकण कठिन, कई वर्णों की एक रूपता, ये तीनों जो है देवनागरी लिपि की सीमाएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के लिए अ की 12 खड़ी किसने तैयार की थी? तो देवनागरी लिपि के लिए अ की 12 खड़ी सावरकर बंधुओं के द्वारा तैयार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, किसने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति द्वारा दिया गया सुझाव है। तो नागरी लिपि सुधार समिति जो था उसने सुझाव दिया था कि ध और भ में घुंडी लगाई जाए, लेखन में शिरो रेखा का प्रयोग न किया जाए। शिरो रेखा का मतलब है ये जो ऊपर पाही खींचा जाता है लिखने के बाद, इसको शिरो रेखा कहते हैं। तो इसने सुझाव दिया था कि ध में जो एक घुंडी लगाई गई है और भ में जो एक घुंडी लगाई गई है इसका प्रयोग किया जाए, और लेखन में शिरो रेखा का प्रयोग न किया जाए। 12 खड़ी को स्वीकार कर लिया जाए, यानी अ की 12 खड़ी को स्वीकार कर लिया जाए। इन तीनों सुझावों को इसके द्वारा दिया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 53 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार संबंधी समिति गठित की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की थी। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, किसने अनुसार के प्रयोग को व्यापक बनाने का सुझाव दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। इनका मानना था कि अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक किया जाना चाहिए और पंचम वर्ण के जगह पर अनुसार का प्रयोग करना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का नामकरण किसने किया? किसके द्वारा भोजपुरी का नामकरण किया गया है? तो भोजपुरी का नामकरण दोस्तों रेमंड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वह मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी है
तो भोजपुरी एक इकार बहुला भाषा है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कौन सी ध्वनि भोजपुरी में नहीं पाई जाती है? तो ल ध्वनि जो है भोजपुरी में नहीं पाई जाती है। 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में ड ध्वनि को उच्चारित किया जाता है, र के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे पेड़ का हो जाएगा पेड़। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, तो भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञा हमेशा ईकारांत होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में संज्ञा के कितने रूप मिलते हैं? तो भोजपुरी में संज्ञा के हमेशा 3 रूप मिलते हैं। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में अय का उच्चारण किया जाता है, तो भोजपुरी में अय का जो उच्चारण है वह अय के रूप में किया जाता है, जैसे ऐसा का ऐसा, पैसा का पैसा। तो ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में भविष्य काल के क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ब रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाइब, जाइब, आइब। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजपुरी का क्षेत्र है? तो आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर भोजपुरी बोली जाती है। 65 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।